आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के अल्कोहल वाले यूनिट में ग्लिसरॉल्स के भौतिक गुणों पर विचार करेंगे पहले, और उसके पश्चात उनके रासायनिक गुणों के बारे में भी समझेंगे। कल मैंने ग्लिसरॉल के बनने की 3 विधियां बताई थी, जिनमें से पहली विधि जो थी उसके बारे में आपको ये बताया था कि किस प्रकार से वसीय अम्लों की जब हम कास्टिक क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। दूसरी विधि के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से सुक्रोज के जल अपघटन कराने पर यीस्ट की उपस्थिति में वो जल अपघटित होकर ग्लूकोज व फ्रक्टोज देता है, और उन्हें उसको जब हम किण्वन कराते हैं तो यीस्ट की उपस्थिति में क्रिया करके वो कुछ मात्रा में ग्लिसरॉल बनाता है। तीसरी विधि के अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन की यानी 2 तत्वों की क्रिया कराने पर क्रमागत रूप से अनेक बीज के यौगिक बनते हैं और फाइनली लास्ट में जाकर के ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। आज हम इनके भौतिक गुणों पर विचार करेंगे। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरीन रंगहीन, उच्च विस्कासिता वाला और स्वाद में मीठा द्रव पदार्थ होता है। सभी ने देखा है, नहीं देखा है तो आप ग्लिसरीन के बारे में जान सकते हैं। स्वाद में वो थोड़ा सा मीठा होता है और द्रव विस्कासी बहुत अधिक होता है, आसानी से बहता नहीं है। रंगहीन यानी कलरलेस दिखाई देगा आपको। बॉटल के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा कि इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, जब तक कि अगर आप उसको हाथ पे लेकर के टच करें। अगर बॉटल पूरी भरी हुई है, इसका पतन 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिस पर ये विघटित होना प्रारंभ कर देता है। जल एवं अल्कोहलों के साथ हाइड्रोजन बंधन दर्शाने के कारण इसकी विलेयता या घुलनशीलता उच्च होती है, या हम कह सकते हैं कि पूर्णतः घुलनशील है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर 3 OH समूह उपस्थित होते हैं, और तीनों OH समूहों के प्रबल हाइड्रोजन बंधन दर्शाने के कारण ये जल एवं अल्कोहल के साथ में उच्च घुलनशीलता या पूर्णतः घुलनशीलता दर्शाता है। बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म जैसे अनेक कार्बनिक विलायकों में ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल अविलेय रहता है। उसका कारण है इसके अंदर पाए जाने वाले 3 OH समूहों के प्रबल हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति, जिसके कारण यह आसानी से अध्रुवीय विलायकों के साथ में घुलना पसंद नहीं करता। जल से भारी होता है क्योंकि इसका घनत्व जल के घनत्व की तुलना में उच्च होता है। मैं अब इसके रासायनिक गुणों पर भी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। रासायनिक गुणों में जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया था कि ग्लिसरॉल के अंदर 3 जो OH समूह होते हैं, उन 3 OH समूहों में 2 OH समूह प्राथमिक प्रकृति के यानी प्राथमिक अल्कोहल, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ग्लिसरॉल की संरचना को, तो आप देखेंगे कि ये वाला और ये वाला इनको अल्फा अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये वाला बीटा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अल्फा अल्फा और बीटा वाली स्थिति है, जिसमें आप देख रहे हैं कि दोनों अल्फा हाइड्रोक्सिल समूह प्राथमिक
अल्कोहल समूह हैं जिनके कारण यह शीघ्रता से क्रिया करते हैं, जबकि बीटा कार्बन वाला OH समूह द्वितीय अल्कोहल समूह होता है। अतः धीमी गति से क्रिया कैसे होगी इसकी अभिक्रिया है, हम उनको क्रमागत रूप से समझते हैं। पहली अभिक्रिया जिसमें हम इसकी अम्लीय प्रवृत्ति पर चर्चा करते हैं, यानी ग्लिसरॉल की अम्लीय प्रवृत्ति। जब इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो इस प्रकार से मोनोसोडियम ग्लिसरॉल सोडियम ग्लिसरेट बनता है। साथ ही गैस हाइड्रोजन निष्कासित होती है। अगर उन्हें अभिक्रिया कराते हैं इसकी तो आप देखेंगे किस प्रकार से डाई सोडियम ग्लिसरेट बनता है और हाइड्रोजन गैस उन्हें मुक्त होती है। उन्हें सोडियम के साथ क्रिया कराने पर -H2 और बनने वाला प्रोडक्ट इस प्रकार से डाई सोडियम ग्लिसरेट बनता है। तो ये जो अभिक्रिया है इस बात को इंडिकेट करती है कि किस प्रकार से जब इसकी अभिक्रिया होगी सोडियम धातु के साथ में तो प्राथमिक प्रकार के अल्कोहल अत्यधिक शीघ्रता के साथ में अभिक्रिया दर्शाते हैं। ये जो प्रारंभिक अभिक्रिया है ये रूम टेम्परेचर पर होती है, लेकिन इस अभिक्रिया के लिए हमको थोड़ा सा उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। ये जो अभिक्रिया है आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। अब हम विचार करते हैं इसकी HCl के साथ में अभिक्रिया पर। आप देखेंगे किस प्रकार से HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर ये अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं। एक 1-फ्लोरो ग्लिसरेट
ग्लिसरॉल, दूसरा है आपके पास 2-फ्लोरो, जैसे ये साइनोहाइड्रिक प्रोडक्ट है। अगर हम इसकी विचार करते हैं, अगर HCl का अधिक उपयोग में लिया जाता है और उन्हें अभिक्रिया अगर संपन्न होती है तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से दो उत्पाद बनते हैं। एक कुछ इस प्रकार का उत्पाद होता है और एक कुछ इस प्रकार का उत्पाद बनता है। दोनों ही प्रकार के उत्पादों में ये आप देख रहे हैं कि ये 1-2 प्रोडक्ट है, यानी कि डाइफ्लोरो उत्पाद है और ये 1,3 डाइफ्लोरो उत्पाद। तो इस प्रकार के उत्पादों का बनना, साथ ही जल के अणुओं का यहाँ पर निष्कासित हो जाना, इस अभिक्रिया की इस बात को स्पष्ट करता है कि ये नाभिक विषयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा किस प्रकार से उत्पाद बनाना पसंद करते हैं। अब हम विचार करते हैं इसकी HI के साथ अभिक्रिया पर, यानी ग्लिसरॉल की HI के साथ इस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है। जब इसकी अभिक्रिया के लिए 3 HI के मॉलिक्यूल क्रिया कराते हैं तो कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है 3-आयोडोप्रोपेन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1,2,3 ट्राई आयोडोप्रोपेन ये प्रोडक्ट बनता है। एंड दिस ट्राई आयोडोप्रोपेन इज अ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, इजीली एलिमिनेट these two and then finally converted into the allyl iodide। क्या कहलाता है? allyl iodide कहलाता है, जिसे आप समझ सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो allyl iodide मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। लेकिन यदि अभिक्रिया अगर आधिक्य में कराई जाती है तो किस प्रकार से 2-आयोडोप्रोपेन यानी आइसोप्रोपिल आयोडाइड प्राप्त होता है। इसको भी आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। ये जो allyl आयोडाइड है इसकी अभिक्रिया इस प्रकार से होगी, ये देखिएगा जब इसकी अभिक्रिया HI के साथ संपन्न होती है तो कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है और इस प्रकार से बने प्रोडक्ट में से आयोडीन उन्हें निष्कासित हो जाती है। यह 1,2 डाई आयोडोप्रोपेन ये allyl आयोडाइड है और इस allyl आयोडाइड से जब HI की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो इस प्रकार से प्रोटीन बनती है और ये प्रोटीन फिर HI के साथ में जब रिएक्ट करती है तो मार्कोनी फॉर्म के नियम के अनुसार बनने वाला अधिक स्थायी प्रोडक्ट आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो बनने वाले उत्पादों की जो प्रक्रिया है उसको आप समझ सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे अगली रिएक्शन के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।